बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, आई एम मोहम्मद वकास अशरफ, लेक्चरर एनालिटिकल केमिस्ट्री आईयूबी। अच्छा क्लास, हम ना ये डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। कंसंट्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देख रहे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉर्मेलिटी। हमने पहले पढ़ा था मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। फिर इसमें मोलैरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब आगे हमने पढ़नी नॉर्मेलिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। क्या होता है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस कॉल्ड इट्स नॉर्मेलिटी कहलाता है ये वाला। अब नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए ये देखें, जैसे मोल होता था, मोल का क्या था फार्मूला? गिवन मैस होता था। साथ में ये चेक कीजिएगा, मोल का ये फार्मूला गिवन मैस होता था और मोलर मैस होता था। गिवन मैस ओवर मोलर मैस होता था। अब नॉर्मेलिटी का जो होता है ये किसकी इक्वल होता है? नॉर्मेलिटी ई के लिए हम सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें हम सबसे पहले लेंगे गिवन मैस ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर इक्विवेलेंट वेट। नीचे ले लेते हैं हम इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट भी कह देते हैं इसको, इक्विवेलेंट मैस भी कह देते हैं। ये सारे के सारा होता है। अब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मैस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट को या इक्विवेलेंट हम कह देते हैं हमारे पास सपोज आ जाता है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मैस आ जाता है। इसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मोलर मैस ओवर एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम एन फैक्टर भी कह सकते हैं। हमारे पास मोलर मैस होगा या इसकी मदद से ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें देखिए मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस ओवर एक्स फैक्टर या फिर इसको एन फैक्टर भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है। अब हमारे पास जो पहला केस है ना, हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के लिहाज से हम इसको डिफाइन भी करेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट्स। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज 15-20 मिनट इन पर लगाएंगे, इंशाल्लाह ये फॉरएवर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट के लिए पहले हम सिंपल सिंपल समझते हैं क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट के लिए डिफरेंट केसेस हैं। हमारे पास जो पहला एक केस हमारे पास है वो एसिड्स वाला है। ये हमारे पास एसिड्स, हमारे पास एसिड में क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? एसिड्स के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड्स ओवर बेसिसिटी ऑफ एसिड या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, इसका हमारे पास चेक करें इसमें कितने H पॉजिटिव आयन है जो कि रिप्लेसेबल हैं, जो इसकी बेसिसिटी कहलाते हैं, ये 2 है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 ओवर इसका जो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, ये N फैक्टर भी जिसको कह देते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका कितना इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये 49 क्या है? इक्विवेलेंट वेट किस चीज का है हमारे पास? ये H2SO4 का है। अच्छा, अब इसी तरह बेस, ये मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल से हम मूव करें। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाता है? बेस आ जाता है। क्या आ जाता है? बेस आ जाए। बेस में, बेस के केस में हम किस कैसे करेंगे इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस ओवर एसिडिटी ऑफ बेस। इस एसिडिटी ऑफ बेस को हम साधारण लफ्जों में कह सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। इसमें एक एग्जांपल दी हुई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स COH की डिवाइस, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 74 होता है। और इसमें कितने OH होते हैं जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं? यहाँ पर 2 होते हैं। 74 ओवर 2, ये जो हमारे पास 74 ओवर 74 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसके कितने OH नेगेटिव आयन है जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं, जो ये देता है, जो इसकी एसिडिटी कहलाती है, ये 2 है। 74 ओवर 2 इसका कितना आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट 37 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट हमारे पास एक और कंसेप्ट आ रहा है साल्ट्स का। किसका कंसेप्ट आ रहा है? साल्ट्स का। साल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम इनको आगे डिटेल में भी इंशाल्लाह देखेंगे फर्दर वन बाय वन। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब साल्ट्स जो तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो इसमें फार्मूला वेट ऑफ अ साल्ट
over total charge present on cation or anion. आपने टोटल चार्ज जो कैटाइनिक अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटाइन्स एंड एनाइंस, या तो कैटाइन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको कंसीडर करेंगे या एनाइन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको कंसीडर करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, NaCl। NaCl में सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, दोनों का कितना होगा 58.5। अब इसमें कैटाइन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कैटाइन तो Na पॉजिटिव है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना है, 1 है। अगर हम Cl को नेगेटिव कंसीडर समझें तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 है। तो टोटल चार्ज ऑन कैटाइनिक स्पीशीज भी हो सकता है पार्ट भी, और एनाइनिक पार्ट भी हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास AlCl3 आ जाता है। AlCl3 में चेक करें, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है इनटू 3 एटम्स। इन सबको जब जमा करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 133। और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है। जब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आएगा, मैंने बोला था या तो कैटाइन का चार्ज या फिर किसका चार्ज लेना है आपने, एनाइन का चार्ज लेना है, दोनों में से एक को चूज करना है। अब ना साथ में देखें, हमारे पास AlCl3 में कितना आ रहा है चार्ज, यानी 3 आ रहा है, तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अच्छा, अब कैल्शियम क्लोराइड पे लें, कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, कितने एटम है, 2 एटम्स हैं। सबको जमा किया तो कितना हो गया, 111। तो इसका चार्ज कितना है कैल्शियम के ऊपर, +2। ये आप समझ लें। क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव के ऊपर कितना है, -1, एक के ऊपर है, 2 के ऊपर कितना जगह, -2। तो ये इसको माइनस हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, कैटाइन का चार्ज या फिर एनाइन का चार्ज। KCl कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम 39 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है। जमा कर लीजिए, कितना आ गया आंसर, 74.5। और कैटाइन के ऊपर चार्ज कितना है, या तो 1 होगा, पोटेशियम वाला 1 समझ लें, या फिर कौन सा समझ लें, वो हमारे पास जो क्लोरीन वाला है, ये वाला। अब नेक्स्ट केस हमारे पास मूव करते हैं आगे। हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इन सब से हटके ना एडन पे हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ये एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट ओवर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 23। कैल्शियम का कितना हो गया, 40, इसका एटॉमिक मास होता है, और इसका जो वैलेंसी होती है कैल्शियम की कितनी होती है, 2 होती है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 27, इसका वेट होता है, और 3 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मलिटी क्या हुई, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। इट इज ये हमारे पास नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको सिंबल सा बता दिया था। गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट किस यूनिट में लेना है, ग्राम में, ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट्स। अब नॉर्मलिटी का ये फार्मूला चेक कीजिएगा, नॉर्मलिटी किसके इक्वल होगी, W मीन गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस और सॉल्यूट्स ओवर E क्या है उसका, ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है, और ये हमारे पास साथ में क्या 1000 है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस में ले रहे हैं, ml में लेना है। तो ये स्टूडेंट वो चीजें हैं जो कि हमें आनी चाहिए, हम जिनको बार बार ट्राई करते हैं। नॉर्मलिटी वाला प्रोसेस जो है वो तो हर हाल में हमें कंप्लीट आना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट आनी चाहिए। तो अब हम नॉर्मलिटी के लिहाज से आगे मूव करेंगे, मतलब नॉर्मलिटी के लिहाज से आगे कैसे मूव करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि नॉर्मलिटी में आगे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना जरूरी है। उसके लिए हम ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनको हम ना अभी अभी करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट सिंपलेस्ट केसेस की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन मास ओवर, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए था मोलर मास ओवर n फैक्टर। अब ना n फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं। अब आप देखें यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या था, गिवन मास ओवर, मैंने अभी बोला है कि इक्विवेलेंट वेट था, यानी इक्विवेलेंट वेट का ये फार्मूला है। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला तो क्या था, मोलर मास ओवर n फैक्टर। और हमारे पास हम ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास
और हमारे पास था गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह पर हम ये पुट करें मोलर मास ओवर एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ये जो गिवन मास ओवर मोलर मास है, गिवन मास ओवर ये मोलर मास है, इसको हम मोल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मोल कहते हैं। ये नीचे एन आ गया, मोल आ गया, इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, मोल इनटू एन फैक्टर। और आपको अगर हम इसको लीटर पर डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर लीटर, ये क्या होती है, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ओवर लीटर क्या हो जाता है, ये क्या होता है हमारे पास, ये मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमेशा किसकी इक्वल होगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर्स। स्टूडेंट बाकी अभी पार्ट 2 अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट सेकंड में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को आगे लेके चलते हैं।